जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे फेज की वोटिंग 23 फरवरी को होनी है। इसमें 9 जिलों की 59 सीटों पर होने वाले चुनाव पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी है। चुनाव के इस फेज में अयोध्या समेत अवध की कुछ सीटें बेहद अहम हैं। इन सीटों पर कई दिग्गज और नामचीन मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव से पहले सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों के जरिए जनसभा की और जनता के बीच चुनावी वादों की झड़ी लगाई। हर पार्टी के अपने एजेंडे हैं और अपनी विचारधारा और अपना चुनावी समीकरण क्या है, आइए देखते हैं सत्ता के संग्राम के इस चरण में क्या कुछ है खास। सात चरणों में संपन्न होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण समाप्त हो चुका है। चौथे चरण की तैयारी है। अयोध्या और अवध क्षेत्रों पर होने वाले इन चुनावों में पिछले चुनावों को अगर देखा जाए तो खासा चर्चा रही थी बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 4 बार की मुखिया मायावती ने सरकार अपनी बनाई थी इन्हीं अवध क्षेत्रों से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोटर थे वो बहुजन समाज पार्टी के इसी क्षेत्र से आते थे। हालांकि 2017 के बाद चुनावी समीकरण बदला और वोटरों की अच्छी खासी सेंधमारी की बहुजन समाज पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें लेकर जिस तरीके से 2017 में अपनी सरकार बनाई थी, उसको देखते हुए इस बार लग रहा है कि 2022 में बदलाव होगा। लेकिन सत्ता पे काबिज रहती भारतीय जनता पार्टी या सत्ता से बेदखल होती है, ये तो 10 मार्च को तय होगा। लेकिन लड़ाई काफी दिलचस्प है। इस बार की लड़ाई में कुछ अनोखा, कुछ अलग किया है समाजवादी पार्टी ने। नई हवा है, नई सपा है के स्लोगन के साथ चलने वाली समाजवादी पार्टी को इस बार अखिलेश यादव कुछ अलग सा देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ उनकी भी रैलियों में आ रही है, उससे लगता है कि इस बार असली टक्कर होने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चुनाव किस तरह लड़ते हैं। 2014 की लहर नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार केंद्र में जरूर बनाई, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक जिस तरीके से अन्य राज्यों में चुनाव जीतते चले गए, उसमें एक अहम भूमिका निभाई उनके साथी और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने। 5 राज्यों में इस बार चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश सहित पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मिजोरम में चुनाव हो रहा, मणिपुर में चुनाव हो रहा है। सरकार को पता है, केंद्र को पता है कि चुनाव में किस तरीके से जाना है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में झोंक दिया है, उनको पता है कि सत्ता से बेदखल होने का मतलब है 2024 की राह कठिन होना। वही समाजवादी पार्टी को भी पता है कि 2012 में जनता ने मौका दिया था, लेकिन बैक टू बैक उसके बाद जिस तरीके से समाजवादियों ने भी चुनाव हारा है, अखिलेश यादव को ये पता है कि इस बार की जो हार है वो उनको काफी पीछे ढकेल देगी। यूपी में विधानसभा चुनाव का चौथा चरण। सत्ता बरकरार रखना चाहती है बीजेपी। भाजपा को टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस, बीएसपी और दूसरे दलों ने भी झोंकी ताकत। चुनाव का असर अब दिखेगा आगामी लोकसभा चुनाव पर। देश की राजनीति में पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी है। इस चुनाव परिणाम का असर अगले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्तासीन बीजेपी जहां अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है, वहीं अखिलेश यादव भाजपा को टक्कर देने में लगे हैं। उधर कांग्रेस, बीएसपी और दूसरे दलों ने भी अपनी ताकत चुनाव में झोंक रखी है। यूपी में अब सबकी निगाहें चौथे फेज की वोटिंग पर लगी है। अब यूपी विधानसभा चुनाव में चौथे फेज का संग्राम है। चुनाव के इस दौर में 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयार है। इसमें लखनऊ सहित 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में बड़ी बाजी मारी थी। चौथे चरण के चुनाव में उम्मीदवारों के साथ साथ केंद्र के
कई मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। चौथे चरण का चुनाव महत्वाकांक्षाओं का तो चुनाव है, क्योंकि पिछले जो 3 चरणों के चुनाव हुए सभी पार्टियों ने ये दमखम दिखाया है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि इन सीटों पर जो चुनाव हुआ है उससे ही उनकी सरकार बनती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने तो ये कह दिया था कि शतक पार करके जीत की ओर बढ़ चुके हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में ये कहा कि अब भारतीय जनता की पार्टी की सरकार जो पूरी तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का चौथे चरण का चुनाव है, इसमें उनकी साख दांव पर लगी है। वो कैसे? कुछ ऐसे। लखनऊ में 2 मंत्री ब्रजेश पाठक और आशुतोष टंडन, इनकी भी असली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 2017 में जिस तरीके से जनता ने इनको प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनके सर पर मंत्री पद का ताज रखा था। वहीं अगर केंद्र की बात करें तो सबसे कद्दावर मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ है, तो वहीं दूसरे नंबर की नेता स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है, जहां से उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराकर मंत्री पद पर दूसरी बार शपथ ली थी। तो वहीं लखनऊ से ही कौशल किशोर और लखीमपुर खीरी से विवादित रहे काफी समय से अजय मिश्रा टेनी, केंद्र गृह राज्य मंत्री के लिए भी ये असली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं 2017 और 2019 में जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया था, 2022 में क्या वो विश्वास कायम है, इस पर एक बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मैनपुरी में देखा गया, आज से 4 दिन पहले मुलायम सिंह ने एक जनसभा की और लोगों से अखिलेश यादव के लिए आशीर्वाद मांगा, वो इस बात की गवाही देता है कि 2022 का जो चुनाव है कितना अहम है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की इस बार सोची है और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी ने भी अच्छी खासी मेहनत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह दिखाया है कि जिस तरीके से 4 बार की वो मुख्यमंत्री रही हैं, उनको चुनाव लड़ना आता है। कुछ छोटे क्षेत्रीय दल और छोटी पार्टियां भी इस बार चुनाव में जरूर उतरी हैं, लेकिन जो मेन लड़ाई कही जा सकती है, असली लड़ाई, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही देखने को मिल रही है। अब लखनऊ की जो सीटें हैं, इसके अलावा अवध क्षेत्र या और अयोध्या का वो क्षेत्र है जहां रामलला का मंदिर बन रहा है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी की असली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वहां से जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन पर जनता कितना विश्वास जताती है। क्योंकि 2017 में वादा हुआ था रामलला के मंदिर का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस तरीके से तेजी से राम मंदिर के लिए कार्य हो रहा है, उससे भी देखने वाली बात होगी कि क्या वहां पे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लगाने में सफल होती है या नहीं। लेकिन असली लड़ाई ये चौथे चरण के बाद और खुलकर आएगी, जो 3 चरण और बचेंगे, और ये 3 चरण साबित करेंगे कि आखिर सर पर किसके ताज सजेगा। यूपी में सत्ता का संग्राम। चौथे चरण के चुनाव में 4 केंद्रीय मंत्रियों के हैं क्षेत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है लखनऊ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है अमेठी। मोहनलालगंज के एमपी कौशल किशोर और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इलाका है लखीमपुर। चारों दिग्गजों के इलाकों में है विधानसभा की 21 सीटें। यूपी के चौथे चरण के चुनाव में केंद्र के 4 मंत्रियों के इलाके में वोटिंग है। इस दौर में जो 4 केंद्रीय मंत्री हैं, वह सब केंद्र की मोदी सरकार में हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। दूसरी केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, जिनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है। वरिष्ठ नेता और मोहनलालगंज के एमपी कौशल किशोर और लखीमपुर से सांसद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इलाके में भी मतदान है। इन चारों दिग्गजों के इलाकों में विधानसभा की 21 सीटें हैं, इसलिए यह चुनाव इनके लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस चुनाव में जुबानी जंग भले ही सबसे ज्यादा अखिलेश और बीजेपी में छिड़ी हो, लेकिन चौथे फेज में बीएसपी फैक्टर को कमजोर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अवध के इलाके में बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक है। बीएसपी के वोटर को इस बार साइलेंट माना गया है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत अपने लकी चार्म राम मंदिर से की है। चुनाव कहीं भी हो, राम मंदिर भारतीय राजनीति का सदाबहार मुद्दा है।
वहीं जब चुनाव अवध का हो तो इस मुद्दे का शोर और भी बुलंद हो जाता है। इस बार तो प्रदेश में भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो चुकी है। अवध में चुनाव के साथ ही भाजपा ने राम नाम का नारा तेज कर दिया है। यूपी में केवल अवध प्रांत में 21 जिले हैं, जहां 118 सीटें आती हैं। इन सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने खासी मशक्कत की है। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर बीजेपी को पछाड़कर आगे निकलने की चुनौती है। यही वो दो चरण हैं जिनमें भाजपा ने पिछले चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। भाजपा को इन दोनों चरणों में 99 सीटें मिली थी। पिछले 2 विधानसभा चुनावों के परिणामों में यहाँ के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है। खास बात यह है कि अवध इलाके में जो दल जीतता है उसकी ही सरकार प्रदेश में बनती है। इस बार का जो चुनाव है वो धर्म और अन्य मुद्दों से अलग है। विकास का जो मुद्दा 2017 में उठा था वो भी अब थमता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो जाति समीकरण है वो फिर से हावी हो रही है। लेकिन असली जो बुनियादी मुद्दे थे, जो मूलभूत सुविधाओं वाले मुद्दे थे, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो फिर से धरातल पर उसी तरीके से बिछते दिख रहे हैं जैसे पिछले चुनावों में सत्ता में काबिज होने के बाद सरकारें बिछा दिया करती थीं। सभी सरकारें दावे तो करती हैं कि इन्होंने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए बेहतर इंतजामात किए हैं, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि चुनाव 5 साल बाद जब आता है तो जनता अपने वोट बैंक के जरिए ये सवाल पार्टियों पर दागती है कि आपने पिछले 5 साल में ऐसा क्या किया कि आप दोबारा से सत्ता पर काबिज होने के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन 2022 का चुनाव धर्म और जाति का जो नया एजेंडा लेकर आया उस पर योगी आदित्यनाथ काफी खरे उतरते थे, क्योंकि हिंदुत्व का जो एजेंडा है, हिंदुत्व का जो वोट बैंक योगी आदित्यनाथ के पास है वो आज की तारीख में किसी भी अन्य दल के पास नहीं है। अखिलेश यादव जरूर बात करते हैं विकास की, लेकिन भ्रष्टाचार और माफियाओं का और दंगे का वो जो ताजा उदाहरण 2012 और 17 के बीच में बुना गया था उसकी भी परिकल्पना दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती थी। लेकिन भरपाई किसने की? भरपाई जनता ने की, और 2017 में अपने वोट बैंक के जरिए जो मोहर मारी थी भारतीय जनता पार्टी पर, उस पर 2022 में अखिलेश यादव सेंधमारी करते हुए तो नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज होंगे या नहीं होंगे ये तो जनता 10 मार्च को जब अपना फैसला सुनाएगी तभी तय होगा। लेकिन बात कहां से शुरू होती है? बात शुरू होती है किसानों के मुद्दे से। किसानों ने पिछले 1 साल से ज्यादा से जिस तरीके से आंदोलनरत होकर दिल्ली गाजीपुर के बॉर्डर पर अपने आप को न्योछावर किया और सैकड़ों हजारों की तादाद में जिस तरीके से किसानों की जान गई, उस पर इस बार जवाब जनता मांग रही थी। और इस बार का जो वोट बैंक था वो किसानों के हाथ में था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां पे किसान और जाट वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, उन 2 चरण के चुनावों ने ये तय कर दिया है कि किसकी सरकार बनेगी। वोट जो है वो अब बंद हो चुके हैं एक डब्बे में, और वो डब्बा खुलेगा 10 मार्च को। आखिर जो अगला 4 चरण है उस पर कौन सी पार्टी अपना लोहा मनवाएगी और अपने इस 4 प्रचारकों के जरिए जो चेहरे जनता के बीच में प्रसिद्ध हैं उनके दम पर किसको वोट मिलेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये आगे के चरण जो है वो साफ कर देंगे। लेकिन इन 4 चरणों में जो चुनाव बचा है इसमें पार्टियां अपना दमकम झोंकेंगी, क्योंकि जिन पार्टियों को ऐसा लगता होगा अंदर खानों से कि उनको वोट कम मिले हैं, अब वो आगे के 4 चरणों की तैयारी करेगी। क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं, 202 से अधिक सीटें जिसको मिलेंगी उसके सर पर सहरा सजेगा, और ये सहरा 10 मार्च को सजेगा, और उस दिन ये पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। और शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों का उत्तर प्रदेश की तरफ अपना मुंह कर लिया है, उससे यह साफ जाहिर है कि 4 राज्यों का चुनाव एक तरफ और उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफ। नई बिसात बिछेगी, नई कहानी सजेगी, लेकिन सहरा किसके सर पर सजेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से अपने सहयोगी दीपक पांडे और वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अम्बरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज।